इस मशीन का यूजर मैनुअल यानी हमारा संविधान, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन हर बड़ी किताब का एक मुख्य विचार होता है। हमारे संविधान का वो एक आइडिया क्या है? वो आइडिया है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अच्छा। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कानून की नजर में देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, दोनों बराबर हैं। सिद्धांत तो यही है और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। ये तो बहुत बड़ा विचार है और जहां तक मुझे पता है हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से ऐसे बेहतरीन विचार लिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह का बेस्ट ऑफ कलेक्शन बनाया। हाँ। जैसे सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व का आइडिया आयरलैंड से लिया। ओके। और ये पक्का करने के लिए कि संसद कोई मनमाना कानून ना बना दे, न्यायिक समीक्षा का जो शक्तिशाली हथियार है वो अमेरिका से लिया। मतलब काफी दूरदर्शिता दिखाई गई। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हुई नींव की बात। अब आते हैं उन पर जो इस मशीन को चलाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव वो सीधा जनता नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक निर्वाचक मंडल चुनता है जिसमें हमारे चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं। एक तरह से जनता का अप्रत्यक्ष वोट। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति देश के प्रमुख तो है पर सरकार के नहीं। अच्छा, तो फिर सरकार का असली बॉस कौन है? क्योंकि सारे बड़े फैसले तो हम प्रधानमंत्री के नाम से ही सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास ही होती है। राष्ट्रपति ज्यादातर उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। यही तो संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र है कि जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, सरकार वही चलाएगा। मतलब लोकसभा जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। 5 साल का कार्यकाल होता है और सारे पैसे रुपए से जुड़े मामले यानी धन विधेयक सिर्फ वहीं पेश हो सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में। हाँ। और राज्यसभा, वहां उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? उपराष्ट्रपति का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब ये एक तरह का बाय वन गेट वन फ्री जैसा पद है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उसे राज्यसभा की अध्यक्षता का काम अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां प्रधानमंत्री और उनकी टीम फैसले लेती है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ इन पर कोई नजर भी तो रखता होगा, कोई चेक और बैलेंस? जरूर है। 2 बड़े वॉचडॉग हैं, कह सकते हैं। एक है अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। बिल्कुल। और दूसरे है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका काम है सरकार के हर 1 रुपए के खर्चे का हिसाब किताब जांचना, ताकि जनता का पैसा सही जगह लगे। हाँ, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ताकि ये बिना किसी सरकारी दबाव के काम कर सकें। ये तो हुई केंद्र की बात, लेकिन भारत तो असल में गांव में बसता है। क्या लोकतंत्र दिल्ली की बड़ी इमारतों से निकलकर गांव की पंचायत तक पहुंचा? और ये एक क्रांतिकारी कदम था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए। हाँ, स्थानीय स्वशासन। जी, पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब अब गांव और शहर के लोग अपने छोटे मोटे फैसले खुद ले सकते हैं। लोकतंत्र सही मायनों में जमीनी स्तर पर पहुंचा। और हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, समय के साथ बदला भी है। मुझे 2 बड़े बदलाव याद आ रहे हैं। एक जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 42nd संशोधन। हाँ, और दूसरा जिसने करोड़ों युवाओं को पहली बार वोट देने का हक दिया। हाँ, 42nd ने नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। लेकिन 61वां संशोधन जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी, वो सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था। सही सोचिए, 1989 में एक ही फैसले से करोड़ों युवा इस देश की राजनीति में भागीदार बन गए। इसने भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा युवा और ऊर्जावान बना दिया। तो संविधान के आदर्शों से लेकर सरकार की मशीनरी और जमीनी लोकतंत्र तक, ये सारे बिंदु मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है और कैसे नियंत्रण और संतुलन की एक जटिल पर बहुत खूबसूरत व्यवस्था काम करती है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ 42वें संशोधन ने नागरिकों को उनके कर्तव्य जोड़े और दूसरी तरफ 61वें संशोधन ने युवाओं को वोट देने का अधिकार और जल्दी दे दिया। तो सोचने वाली बात है, किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों के बीच, मतलब अधिकार और कर्तव्य के बीच का जो संतुलन है, वो कितना जरूरी है।
राज व्यवस्था के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं पर बात हो या एक आम नागरिक, दोनों बराबर है। सिद्धांत तो यही है और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। ये तो बहुत बड़ा विचार है और जहां तक मुझे पता है हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से ऐसे बेहतरीन विचार लिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह का बेस्ट ऑफ कलेक्शन बनाया। हाँ, जैसे सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व का आइडिया आयरलैंड से लिया। ओके। और ये पक्का करने के लिए कि संसद कोई मनमाना कानून ना बना दे, न्यायिक समीक्षा का जो शक्तिशाली हथियार है वो अमेरिका से लिया। मतलब काफी दूरदर्शिता दिखाई गई। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हुई नींव की बात। अब आते हैं उन पर जो इस मशीन को चलाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव वो सीधा जनता नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक निर्वाचक मंडल चुनता है जिसमें हमारे चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं। एक तरह से जनता का अप्रत्यक्ष वोट। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति देश के प्रमुख तो है पर सरकार के नहीं। अच्छा, तो फिर सरकार का असली बॉस कौन है? क्योंकि सारे बड़े फैसले तो हम प्रधानमंत्री के नाम से ही सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास ही होती है। राष्ट्रपति ज्यादातर उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। यही तो संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र है कि जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, सरकार वही चलाएगा। मतलब लोकसभा जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। 5 साल का कार्यकाल होता है और सारे पैसे रुपए से जुड़े मामले यानी धन विधेयक सिर्फ वहीं पेश हो सकते हैं। सिर्फ लोकसभा में। हाँ। और राज्यसभा, वहां उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? उपराष्ट्रपति का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब ये एक तरह का बाय वन गेट वन फ्री जैसा पद है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उसे राज्यसभा की अध्यक्षता का काम अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां प्रधानमंत्री और उनकी टीम फैसले लेती है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ इन पर कोई नजर भी तो रखता होगा, कोई चेक और बैलेंस? जरूर है। 2 बड़े वॉचडॉग हैं, कह सकते हैं। एक है अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। बिल्कुल। और दूसरे है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका काम है सरकार के हर एक रुपए के खर्चे का हिसाब किताब जांचना, ताकि जनता का पैसा सही जगह लगे। हाँ, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ताकि ये बिना किसी सरकारी दबाव के काम कर सकें। ये तो हुई केंद्र की बात, लेकिन भारत तो असल में गांव में बसता है। क्या लोकतंत्र दिल्ली की बड़ी इमारतों से निकलकर गांव की पंचायत तक पहुंचा? और ये एक क्रांतिकारी कदम था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए। हाँ, स्थानीय स्वशासन। जी, पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब अब गांव और शहर के लोग अपने छोटे मोटे फैसले खुद ले सकते हैं। लोकतंत्र सही मायनों में जमीनी स्तर पर पहुंचा। और हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, समय के साथ बदला भी है। मुझे 2 बड़े बदलाव याद आ रहे हैं। एक जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 42nd संशोधन। हाँ, और दूसरा जिसने करोड़ों युवाओं को पहली बार वोट देने का हक दिया। हाँ, 42nd ने नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। लेकिन 61वां संशोधन जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी, वो सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था। सही। सोचिए, 1989 में एक ही फैसले से करोड़ों युवा इस देश की राजनीति में भागीदार बन गए। इसने भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा युवा और ऊर्जावान बना दिया। तो संविधान के आदर्शों से लेकर सरकार की मशीनरी और जमीनी लोकतंत्र तक, ये सारे बिंदु मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है और कैसे नियंत्रण और संतुलन की एक जटिल पर बहुत खूबसूरत व्यवस्था काम करती है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ 42वें संशोधन ने नागरिकों को उनके कर्तव्य जोड़े और दूसरी तरफ 61वें संशोधन ने युवाओं को वोट देने का अधिकार और जल्दी दे दिया। तो सोचने वाली बात है, किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों के बीच, मतलब अधिकार और कर्तव्य के बीच का जो संतुलन है, वो कितना जरूरी है। तो आज हम भारत, तो सोचने वाली बात है, किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों के बीच, मतलब अधिकार और कर्तव्य के बीच का जो संतुलन है, वो कितना जरूरी है।